विराजमान आदरणीय भगवान सहाय जी, श्री सुभाष गुप्ता जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री बाल मुकुंद शर्मा जी, श्री सुशील जी, बंसल जी, वनवासी कल्याण आश्रम के समस्त पदाधिकारी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, अभी आपने आदरणीय भगवान सहाय जी के द्वारा एक बहुत विस्तृत, व्यापक और गहन विषय सुना कि किस प्रकार से जनजातीय समुदाय, वनवासी समुदाय, जिसे आजकल आदिवासी समुदाय कहने लगे हैं, उनके साथ मौन रूप से काम करते हुए किस सीमा तक राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के निर्माण के लिए यह वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। परंतु उनकी बात से ही मैं एक बिंदु लेकर विषय प्रारंभ करता हूं। एक विषय स्वयं मेरी जानकारी में भी नहीं था, जब उन्होंने ये बात बताई कि चंद्रयान के लिए जो अभियान था उसमें एक वैज्ञानिक जो रोहन था, जो झारखंड के खूंटी जिले से था, वह वनवासी समुदाय का था और चंद्रयान तक के अभियान में वह शामिल था और वह हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के विद्यालय से निकला। ये दर्शाता है कि वन के दुर्गम क्षेत्रों से लेके आज आकाश की किन ऊंचाइयों तक हम उस समुदाय के सम्मान और भारत के स्वाभिमान दोनों को ले जाने में सफल हो रहे हैं। परंतु इसी से हमें यह भी याद आता है कि हमें कई बार लगता है कि हम वनवासी समुदाय के लिए, जनजातीय समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं, परंतु उसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए हम उससे क्या सीख सकते हैं। इसी चीज से मुझे वो पंक्ति याद आती है कि आज हमने तो आकाश में पहुंचने वाले यान बना लिए, उपग्रह बना लिए, परंतु क्या प्रकृति के साथ तादात्म्य करना सीखा? वो पंक्ति है कि आकाश नापने वालों तुम सच सच कह दो, क्या नाप सके हो तुम धरती की मौन व्यथा? जो हरित शस्य शीतल जल से भी बुझ न सकी, वो भूख प्यास से लिखी कष्ट की करुण कथा। वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध मनुष्य के लिए कहा गया, वसुधा का पुत्र। वो अंतरिक्ष की सुंदरता पर मुग्ध वसुध, पैरों के नीचे सिसक रही रसवती धरा। अर्थात यह शिक्षा हमें यह वनवासी समुदाय देता है कि तुम चंद्रयान बना के, मंगलयान बना के गैलेक्सी के भी दूर चले जाओ, परंतु जब तक प्रकृति के साथ तादात्म्य करना आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपके अंदर वह सुख और शांति का भाव नहीं आएगा जिसकी खोज में मनुष्य अंतरिक्ष के छोर तक जाता रहता है। और यह बात ऐसे ही नहीं है। अभी आपने अपने उद्बोधन के अंतिम हिस्से में अंडमान का जिक्र किया। आप याद करिए 2004 में सुनामी आई थी, भारी संख्या में तबाही हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे, और अंडमान के अंदर जो ट्राइब थी उसकी एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि सब 2 दिन पहले स्थानों में चले गए थे। तो हमें यह भी समझना है उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी, प्रकृति के कौन से संकेत को समझ रहे थे कि हमारे बड़े बड़े सैटेलाइट, हमारी रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस ये पता नहीं लगा पाई कि इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है, परंतु उन्हें आवाज लग गया और सब समय रहते ऊंचे स्थानों पर चले गए। इसका अर्थ सहयोग की बात है कि उस ज्ञान को यथावत संरक्षित रखने का कार्य जो संस्थाएं कर रही हैं, उसमें यह वनवासी कल्याण आश्रम है। देखिए, अभी उन्होंने एक और उल्लेख किया कि आज संत रविदास जी की जयंती है, 5 फरवरी है। मुझे एक और चीज ध्यान आती है कि कल यानी 4 फरवरी को, जानते क्या था? फेसबुक सब लोग यूज करते हैं ना, फेसबुक 4 फरवरी 2004 को शुरू हुआ था, यानी फेसबुक की लॉन्चिंग डेट 4 फरवरी थी और रविदास जी की जयंती 5 फरवरी। आप कहीं कोई कनेक्शन है क्या? अब बताता हूं कनेक्शन क्या है कि आज फेसबुक उस सीमा तक पहुंचा कि दुनिया में 3 अरब लोग औसतन प्रतिदिन मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा फेसबुक पर गुजारते हैं। यानी वो ये बताता है कि किस तरीके से दूर दूर तक लोगों तक पहुंचना है और पहुंचाना है, मगर क्या पहुंचाना है ये संत रविदास जी की शिक्षाएं बताते हैं। जैसे उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, कहा जाता है कि उनके झोपड़ी में एक भगवान का विग्रह था और बहुत सिद्ध विग्रह था, और जिस कारण से माना जाता था कि संत रविदास जी में एक दैवीय शक्ति है। काशी नरेश को पता चला तो वो स्वयं
संत रविदास के पास गए और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि महाराज ये इतनी दिव्य मूर्ति है, दिव्य विग्रह है, ये तो राजभवन में होना चाहिए, ये आप हमें दे दीजिए, इस मूर्ति के कुल भार का 10 गुना सोना हम आपको देंगे। रविदास जी ने मना कर दिया। तो राजा ने कहा इसका 100 गुना सोना हम आपको देंगे। रविदास जी ने फिर भी विनम्रता से मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा राजा को क्रोध आया और नरेश ने कहा कि ऐसा है रविदास जी, आपकी ये जो झोपड़ी है इसमें जमीन से लेके छत तक जितना सोना भर सकते हैं उतना सोना आप भर लीजिए, तो भी मैं ये मूर्ति आपसे लेने को तैयार। कहावत है, ऐसी मान्यता है, जनश्रुति है कि उनकी पत्नी और जो उनके परिवार के लोग थे उनको लगा कि शायद इस विषय के बारे में विचार कर लेना चाहिए। पर रविदास जी ने जानते क्या कहते मना किया। उन्होंने कहा एकै मोरो राम नाम धन, एकै मोरी आशा, ऊ धन नहीं है ई चले देंगे ना चाहे मदद। तो ये समझिए कि वो फेसबुक ये तो बताता है कि क्या पहुंचना है, सच्चा अच्छा बुरा बहुत कुछ पहुंचना है, पर क्या सच्चा और अच्छा पहुंचना है वो रविदास जी बताते हैं। तो ये भी एक संयोग है कि आज के दिन हमें ऐसे कालखंड के टाइम के ऊपर मिल रहे हैं। अब मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। 2008 में आप सबको ध्यान हो कि उड़ीसा में लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की दुखद हत्या हुई थी, उसके उपरांत कंधमाल की घटना हुई थी। संयोग से मैं उस समय अमेरिका गया हुआ था। उसी वर्ष में अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स प्रोग्राम के तहत वो बैरक ओबामा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईयर में उन्होंने बुलाया था। वहाँ पे बात हुई तो वो लोग इस बात के ऊपर आपत्ति दर्ज करने लगे कि ट्राइबल्स के साथ हमारे यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। तो जब हमने उनको ये बात बताई और वो एज यूजुअल निशाना किस पे, आरएसएस के ऊपर, सब आरएसएस वाले ऐसा कर रहे हैं। अब जब हमने उनको बताया कि ट्राइबल क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन वो वनवासी कल्याण आश्रम जो कि संघ से निकला हुआ संगठन है, जो निस्वार्थ भाव से जाकर काम कर रहा है और उन लोगों ने इतने वर्षों तक काम किया, तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। वहां 10 में से 9 लोगों को जो इंडिया के बारे में थिंक टैंक में काम करते थे उन्हें भी वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में नहीं पता था। और महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब उनसे बात करके आए उसके कुछ दिन के बाद, 15 साल पहले नेट पर भी इतनी क्विकली और इतनी सारी सामग्री नहीं उपलब्ध रहती थी, आज तो 2 मिनट में पता लग जाता है। उन्होंने अगले दिन कहा कि हाँ साहब हमने सर्च किया और यह बात सही है कि वनवासी कल्याण आश्रम में कितना काम कर रहा है। 2011 की बात है, चाइनीज एम्बेसी के पॉलिटिकल काउंसलर मिले और हमसे कहने लगे कि आई वांट टू वर्क आउट आरएसएस। तो जब हमने बताना शुरू किया तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्राइबल क्षेत्र में क्या कर इतना काम कर रहे हैं, और काम कर रही है महत्वपूर्ण नहीं है, जिन चुनौतियों के बीच में काम कर रहे हैं। देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं, उनका तो एक स्वार्थ है कि हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ निस्वार्थ भाव से जाकर काम करने का कार्य करना, जान जोखिम में डालकर काम करना। आज तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन है। सोचिए 60-70 साल पहले जहाँ एक दुर्गम स्थानों में पहुंचने में 6-6, 7-7 दिन लग जाते थे। अगर वहां से कोई सूचना भी आनी है तो चिट्ठी पत्री आती थी। जब तक कोई व्यक्तिगत रूप से संदेश वाहक किसी निकट के शहर तक नहीं पहुंचेगा तब तक चिट्ठी भी नहीं जा सकती, यानी 4-5-6 दिन से पहले सूचना भी नहीं आ सकती है। आज तो 1 सेकंड में मोबाइल में बात हो जाती है। उस दौर में जाकर काम करना, और ये उस साधना का फल था। अन्यथा जैसा भगवान साहब जी बता रहे थे, आज हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, शायद स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय कोई ट्राइबल बचा ही नहीं होता, सब के सब कन्वर्ट हो गए होते अगर वनवासी कल्याण आश्रम की साधना। और यह चुनौती, जैसे आज हम कहते हैं इस विषय की चुनौती आज से नहीं है, ये कोई हमारा बनाया हुआ विषय नहीं है, ये इतना पुराना है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में जब मध्य प्रदेश नहीं बना, सीपीएम बेरार था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी। उस जमाने में जस्टिस नियोगी कमीशन का गठन हुआ था, जिसने बाकायदा सरकार के द्वारा गठित कमीशन था, एक जज की अध्यक्षता में गठित कमीशन था, जिसने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है कि भोले भाले वनवासी आदिवासी बंधुओं को किस प्रकार से छल बल के द्वारा उनको कन्वर्ट किया जाता था। उसने उदाहरणों में लिखा है कि किसी को फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो उसको नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स की गोली दे दो कैप्सूल, तो मानी बात, उससे तो बुखार नहीं उतरेगा। उसके बाद उनसे कहो अपने भगवान का ध्यान करो और ये गोली खा लो, बुखार नहीं उतरेगा। उसके बाद
उसी कैप्सूल में अब रियल में आप पैरासीटामोल दीजिए, कहिए आप हमारे भगवान का ध्यान करो, बुखार उतर जाएगा। ये कमीशन की फाइंडिंग्स में लिखा है, ये कोई हम ऐसे हवाई आरोपों की बात नहीं कर रहे हैं, ये चुनौतियां थी और चुनौती उससे पहले से शुरू हुई थी जिसका उल्लेख हो रहा है। ये कहा गया कि साहब वो तो प्रकृति की पूजा करते हैं इसलिए वो हिंदू धर्म से अलग है, और ये थ्योरी इसीलिए, जैसे आपने देखा ये मूल निवासी शब्द आया है 10-20 साल पहले, आदिवासी शब्द 1900 से पहले कहीं नहीं मिलता। अंग्रेजों ने 1861 में जब पहली जनगणना की, वहां से उन्होंने जातियों को डिसाइड किया। उससे पहले हिंदू समाज में कहीं जातियों की श्रृंखला और जातियों का नाम ही नहीं मिलता था। आज भी जब कहते हैं ना 6500 जातियां हैं, तो मैं कई बार कह चुका हूं कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाओ तो जिसमें 6500 जातियों का नाम दिखाओ, सिवाय 1861 से लेकर 1931 तक हुई जनगणना में 1931 में 4114 जातियों का उल्लेख लिखा हुआ है, जिसका उल्लेख किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, पर पर्ची हमारे नाम लिखा रखी है। अब आप सोचिए, उसमें हर्बर्ट रिस्ले नाम का एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर है, 1901 में ये सारी थ्योरी देता है और पहले ट्राइबल्स को एनिमिस्ट लिखता है। ये एनिमिस्ट मतलब जो जानवरों की पूजा करते हैं, ताकि उनको शेष समाज से अलग किया जा सके। मगर महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप भारतीय संस्कृति और जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं उसको देखें तो इतना मुश्किल है। वो अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है कि एनिमिस्ट करने के बाद, इनको प्रकृति पूजक कहने के बाद भी इनको हिंदू धर्म से अलग करना बड़ा डिफिकल्ट प्रतीत होता है। क्यों भाई? आप कहेंगे वो पेड़ की पूजा करते हैं, तो हम बरगद की भी पूजा करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, तुलसी की भी पूजा करते हैं। कैसे आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे? वो कहेंगे कि पत्थर की पूजा करते हैं, तो आप ये कहेंगे चलो हमने तो पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं। मगर ये बताइए, अभी आपने समाचारों में सुना होगा कि राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बनने के लिए शालिग्राम आए हुए हैं नेपाल से। तो शालिग्राम तो पत्थर के रूप में रहते हैं जो हर घर में पूजे जाते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल है इनके बीच में कोई डिफरेंशिएट करना। आप समझिए जानवरों की पूजा करते हैं, तो आप देखिए तो हम तो नंदी जी के रूप में बैल की पूजा करते हैं, किसी भी मंदिर में भगवान हनुमान जी देखते हैं, हाथी में गणेश जी देखते हैं, चूहे में गणेश जी की सवारी देखते हैं, और तो और नाग पंचमी को नागों को भी दूध पिलाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एनी डिफरेंशिएशन। मगर अफसोस की बात यह है कि अमृत काल आ गया है, पर भी विष इतना भरा हुआ है। और किसने भरा है? कुछ मैकालेवादियों ने, कुछ मार्क्सवादियों ने, और अब इन दोनों की दुर्विसन्न जिहादियों के साथ हो गई। तो इन लोगों ने मिलकर एक प्रकार का विष हमारे दिमागों में भरा कि जो सत्य है उससे कितना काटा जा सके, कितना दूर किया जा सके। परंतु जो अभियान चल रहा है और जिस प्रकार की दृढ़ता अब वर्तमान सरकार में संवेदनशीलता भी है, तो वो उसी तरह है कि समझिए एक पंक्ति है कि दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। याद हो आपको, राजा जनरेशन ने नाग यज्ञ भी किया, तो बहुत दूध भी पिलाया गया है पहले, जरूरत पड़ने पे वह भी हो सकता है। अब आज आप देखिए, हमारी ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय बनाने का कार्य कब हुआ? 1999 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अटल जी ने। उससे पहले SC/ST कमीशन एक होता, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अलग हुआ, वो भी 2004 में जब अटल जी की सरकार। जब मोदी जी की सरकार आई तो देखिए क्या हुआ। अभी आप देखिए 5-4 दिन पहले बजट आया, उसमें क्या किया गया? 36,000 वो विलेजेस जहां ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 40% से ऊपर है, उनके लिए स्पेशल बजट में प्रावधान किया। उसमें एक अलग विद्यालयों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 38,000 से अधिक उनके शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, एक मध्य प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश में, बनाने का कार्य किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च की यहां पर स्थापना की, और प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसका उल्लेख भी आपने किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय समुदाय ने क्या योगदान दिया है, उस योगदान को ध्यान रखने के लिए 8 राज्यों में उन म्यूजियम्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि ट्राइबल समुदाय, जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गौरव गाथा को अंकित किया जाए।
यह हमारी तरफ से प्रयास है। और इतना ही नहीं, उनको नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। जैसे आपने इसी बजट में देखा होगा 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ने की व्यवस्था की गई। आप याद करिए, आज से केवल 60-70 साल पहले की बात है, जब ये हम लोग 50-52 साल पहले क्या कहा जाता था, अरे आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम गाय के गोबर में पड़े हुए हो, गाय के गोबर से कोई खेती होती है, अरे फर्टिलाइजर्स, एडवांस मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ये सब आधुनिक चीजों को यूज करो। आज क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी उलट के गाय के गोबर में आ गए। अब आप समझिए, आज आप जाएं यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज की मार्केट में, तो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें क्वालिटी मार्कर होता है जिसमें लिखा रहता है कि ये ऑर्गेनिक है, मगर क्या ये उस जमीन में से उगाया गया जिसमें आज तक कभी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज हुआ हो, यानी प्योरली नेचुरल बैरन लैंड से उगाया गया हो, तो उसकी कैटेगरी अलग है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा वनवासी जनजातीय समुदाय इस क्षेत्र में तमाम ऐसी भूमि आज भी उपलब्ध है जिसके अंदर कभी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया गया है। चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र के क्षेत्रों, गुजरात के क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों, आप समझिए हमारे लिए कितनी सुंदर संपदा का आधार भी बना हुआ है, और उससे उनको भी आर्थिक लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। दूसरा उदाहरण आप समझिए, 3 बजट पहले एक व्यवस्था की गई थी कि औषधियां, जो वन औषधियां होती हैं, जिनके द्वारा जो आयुर्वेद में जिनका बड़ा प्रयोग होता है, उनको व्यवस्थित रूप में उगाने के लिए सरकार ने उस समय 4 साल पहले 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की कि हर्बल मेडिसिन का प्लांटेशन कैसे हो। अगर हर्बल मेडिसिन का प्लांटेशन व्यवस्थित रूप से हो और उनकी सही गुणवत्ता बनाकर हम उसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में स्थापित कर सकें, तो उसका सर्वाधिक लाभ हमारे ट्राइबल समुदाय के लोगों को होगा, देश को भी लाभ होगा। और ये हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, आप देखिए, याद करिए, हमने WHO में, मोदी जी ने आने के बाद एक प्रयास किया कि WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना, यानी तमाम देशों में ऐसी जानकारियां हैं जो उनकी परंपरागत चिकित्सा के स्रोत थे, और उसका हेडक्वार्टर कहां बना, भारत में जामनगर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय। अब क्या होगा कि यदि हमने हर्बल मेडिसिन के प्लांटेशन की भी व्यवस्था की है और उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंटरनेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश करने की लीडरशिप भी ले ली है, तो मानवीय बात है, भारत का भी कल्याण होगा, जनजातीय समुदाय का भी विकास होगा और मानवता का भी कल्याण होगा, जो हमारा पूरा का पूरा आधार जिसके के ऊपर टिका रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, ये सारी बातें सरकार करे, परंतु केवल सरकार के करने से सब कुछ संभव है क्या? जब तक समाज उसमें सक्रियता से लगा, और समाज तीनों चीजों से लगा होना चाहिए, तन मन धन तीनों चीजों से। तो मानवीय बात है, धन और संसाधन का सहयोग बहुत से लोग आप लोगों में से देते हैं और उसके द्वारा ही यह कार्य सिद्ध हो पाते हैं। परंतु मैं कहूंगा, इतने अच्छे कार्य करने के बाद भी बहुत से लोग चलते हैं। आपको याद है ना, 1 महीना पहले कुछ फोटो हाफ पैंट की जलती हुई दिखाई गई थी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम के प्रचारकों का जीवन शैली देखिए, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं हम, मगर चलने का हेतु क्या है और किस प्रकार चलते हैं। तो वो कविता जो बचपन में शाखाओं में सुनी थी, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो उस प्रकार अपने जीवन के क्षण क्षण की आहुति देकर इस कार्य के लिए अपने को समर्पित रखते हुए वो महान कार्य किया जा रहा है। परंतु मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव वर्ष है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह अमृत काल है, यानी 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच। इस अमृत काल में भारत को सिर्फ विकसित राष्ट्र नहीं बनाना है, गुलामी की मानसिकता के हर बिंदु से अपने को मुक्त करना है। और दुर्भाग्य ये बात है कि हमारे वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा उस चीज को इम्प्लांट करने का प्रयास किया गया है। अमृत तो तब आएगा जब पहले विष हमारे दिमागों से निकलेगा, और वो 2-4 विष क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग ट्राइबल अधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स वाली बात,
उनसे पूछिए भाई, अमेरिका के तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स रेड इंडियन थे, कहां सब फिनिश, फिजिकली फिनिश, रह ही नहीं गए। पूछिए 32 करोड़ की अमेरिका की आबादी में कितने हैं? कैप्टन जेम्स कुक 1776 में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, आज ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब्स कहां है? फिनिश। ये कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां जनजातीय अधिकारियों को कोई स्थान दिया गया, वो आकर में भाषण देते हैं। भारत में देख लीजिए, जो लोग कन्वर्ट हो गए, कहां है उनका मूल कल्चर? फिनिश। एक तरफ यह षड्यंत्र बनाने का प्रयास करना कि ये तो प्रकृति को पूजते हैं, ये जानवरों को पूजते हैं, अब उनसे पूछिए कन्वर्ट होने के बाद कितने लोग उस प्रकृति को पूज रहे हैं। इसका क्या हुआ? वास्तविकता में यह जनजातीय समुदाय के बीच में भी यह जागरण समझने की जरूरत है कि जो तुम्हें समझा रहे हैं, जो तुम्हें समझा रहे हैं वो समझा नहीं रहे, हकीकत में बदला रहे हैं, और वही तुम्हारी संस्कृति का समूल नाश करने वाले हैं। सिर्फ मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से, यानी फिजिकली जिन्होंने समाप्त किया है। दूसरी तरफ वो संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वेद जो है, वेद के 4 भाग हैं। वेद के पहले 2 भाग होते हैं जिन्हें कहते हैं ज्ञान का कर्म कांड, और दूसरा है ज्ञान कांड। तो कुल मिलाकर 2 हिस्से हैं जो कि कर्म कांड में आते हैं और 2 हिस्से ज्ञान कांड में आते हैं। वो 4 भाग क्या है? संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। संहिता क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्रास। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कि मंत्र को जान लीजिए आप उनको किस रूप में प्रयोग करना है, यानी सारे कर्म कांड के किस ढंग से उस मंत्र को प्रयोग करना है, किन किन व्यवस्थाओं के साथ, वो ब्राह्मण ग्रंथ में। अब तीसरा आता अरण्यक। अरण्य मतलब जंगल, वन। अरण्यक क्या है? कि अब आप जब ये कर्मकांड करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो आपको प्रश्न का उत्तर कहां मिलेगा? अरण्य में, वन में जाकर मिलेगा, ऋषियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मिलेगा। तो वो सारा का सारा संग्रह अरण्यक है। और जब आप उस प्रश्नोत्तर के बाद उस पूरे तत्व का अर्थ समझ लेंगे तो वो ज्ञान का निचोड़ है, वो उपनिषद है। तो आप समझिए, अरण्य यानी 4 में से एक स्थान वन को दिया है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया में कोई धार्मिक ग्रंथ दिखाइए जहां 1/4 स्थान वन को दिया गया। और रामायण में अरण्य कांड है, महाभारत में वन पर्व है। और इतना ही नहीं, ज्ञान तो वन में ही जाकर प्राप्त होता है। भगवान राम राजा राम होके महान नहीं है, महानता तो वनवासी राम होकर शुरू होती है। भगवान राम के साथ वनवासी जुड़ा है तो भगवान कृष्ण के साथ वनवारी जुड़ा है। फिर पूछना चाहता हूं भाई, बताइए कहीं पर भी भगवान के साथ वन का शब्द जुड़ा हुआ हो तो हम आपकी बात को स्वीकार करने को तैयार हैं। और आप ये भी सोचिए, भगवान राम भी देवत्व कब जुड़ता है? जब 14 वर्ष वन में जाकर तपस्या करते हैं। महाभारत युद्ध जीतने का सामर्थ्य पांडवों को तब मिलता है जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का, साधना की शक्ति का सारा स्रोत वन के अंदर ही होता है। और वैसे कभी आपने शायद ध्यान दिया हो, ना ध्यान दिया हो कि ये 14 वर्ष भगवान राम वन में रहते हैं, 13 वर्ष पांडव रहते हैं, 11 वर्ष भगवान महावीर रहते हैं। ये 11, 12, 13, 14 का चक्कर क्या है? एक्चुअली में आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपको किसी विषय में ग्रेजुएट होना है तो 15-16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है ना। पोस्ट ग्रेजुएट का 2 वर्ष का, ग्रेजुएट का 3 वर्ष का, या जो इंजीनियरिंग का 4 वर्ष का, मेडिकल का 5 वर्ष का ग्रेजुएट का कोर्स है, और टोटल आपको होना है तो 15-16 वर्ष चाहिए। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को उन्नत होकर भगवत स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो ये 13 वर्ष और 14 वर्ष एक कोर्स है कि इतने वर्ष साधना करने के बाद ही आपको वो शक्ति मिलेगी कि वह समाज में परिवर्तन हो सके, और वो शक्ति वन में ही जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा की शुरुआत भी वन से होती थी, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भी जाकर वन में ही होता था। इसलिए मैं कहता हूं कि वन हमारी सभ्यता संस्कृति का जिस प्रकार का अभिन्न अंग है,
यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लोग हमारे विभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, मैं उसको पुनः रिमाइंड करता हूं कि हम लोग बड़ी आसानी से हर गांव में पंचायत, क्योंकि पंचायत वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि अगर 4 लोगों को बैठ के कोई निर्णय करना, भाई पंचायत हो रही है, भाई पंचायत करो, इसको बैठिए। गांव की भी पंचायत होती है, हजारों सालों से पंचायत का शब्द है। कहते हैं पंचायत में 5 लोग होते हैं ना, ये 5 की फिगर कहां से आती है? ये 5 की फिगर आती है कि हमारे 4 वर्ण माने गए थे, तो गांव में कोई भी निर्णय होगा तो 4 वर्णों का एक प्रतिनिधि बैठेगा, तो ये 4 हो गए। ये 5वां कौन? गांव की परिधि के बाहर रहने वाले वनवासी, जो सीधे गांव का हिस्सा नहीं है, पर हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उनके जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक गांव से दूर रहने वाले परंतु उस परिक्षेत्र में रहने वाले वनवासियों का प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होगा, तब वो 5 की संख्या पूरी होगी और वह निर्णय लेगी। तो आप समझिए कि पंचायत के साथ हमारा वनवासी समुदाय के साथ कितना अविभाज्य, इनसेपरेबल संबंध, मगर उस संबंध को इस प्रकार से प्रयास किया जाता है कि अलग और डिटैच करने की कोशिश की जाती है। अब मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि इससे आप सिर्फ समझ सकते हैं कि आप किस महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें अवरोध उत्पन्न करने वाले कौन। जैसे मैंने कहा ना, मैकाले भी हैं, मार्क्स वाले भी हैं और कम्युनिस्ट भी हैं। कम्युनिस्टों के लिए सबसे ज्यादा टारगेट ट्राइबल्सी क्यों है, जानते हैं क्यों? मैंने एक विचारक का वक्तव्य सुना था, अगर आप कहते हैं कि बिजनेस करना है तो मनी इज द कैपिटल, बट कम्युनिस्टों के लिए पॉवर्टी इज द कैपिटल। जितना गरीब आदमी रहेगा उसी पूंजी पर उतनी तो राजनीति कर पाएंगे। इसीलिए वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां सड़क नहीं बननी चाहिए, वो सुनिश्चित करते हैं कि बिजली नहीं आनी चाहिए, वो सुनिश्चित करते हैं वहां पानी नहीं आना चाहिए, वो सुनिश्चित करते हैं कि मोबाइल पे टावर्स नहीं लगने चाहिए। याद करिए सरदार सरोवर परियोजना में पानी न पहुंचने पाए उसके लिए कितना वितंडावाद किया था। छत्तीसगढ़ में मोबाइल पे टावर नहीं लगने देते, क्यों? पॉवर्टी इज द कैपिटल। गरीब को गरीब रखना है, उसकी भावना का दोहन करना है, परंतु हमारा उद्देश्य यह है कि उसको वास्तविकता में सभी प्रकार की शक्ति और संपन्नता प्रदान करना है, क्योंकि अमृत काल में हमारा ध्येय तो यह है कि 75 वर्ष के बाद भी यदि उन्हें वह वांछित नहीं मिला तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो उन सबको वहां तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आप ये भी समझिए यह कार्य अपने आप में कुछ दैवीय संकेत भी लिए, जैसे भगवान राम का भव्य मंदिर अब बनने जा रहा है। भगवान राम ने जब जन्म लिया था और कहा जाता है कि उनके जन्म का उद्देश्य रावण का वध करना था, तो बहुत आसान था ये काम। अयोध्या के राज परिवार में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते रावण को मार देते। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा करने से समाज में जागृति नहीं आती, क्योंकि समाज का वर्ग तो ये मानता भाई वो राजा थे, उनके पास इतनी ताकत थी, कर दिया, हम क्या है। तो अगर समाज में जन जन को जागृति करनी थी तो पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर निषाद राज को गले लगाते हैं, फिर माता शबरी का सम्मान करते हैं, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, फिर जामवंत से मिलते हैं, फिर वानर सेना बनाते हैं, यानी गिर कंदराओं में रहने वाले समाज के वह तबके जिनको सबसे रिमोट एरिया में रहते थे, जो सबसे पीछे की तरफ किसी की दृष्टि में नहीं जाती थी, उन सबको एकत्र करते हैं और उसके बाद वो उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित करते हैं। यानी वो पूरी की पूरी राम कथा ये दर्शाती है कि समाज के हर व्यक्ति का स्थान, सम्मान और उत्थान और उसके बाद धर्म की ध्वजा आती है। और इसीलिए आप देखिए महज संयोग ही है क्या, जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है तो पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहे और इस समय पहली बार जनजातीय समुदाय से द्रौपदी मुर्मू। तो मानी हुई बात है कि भगवान राम है, भगवान है। जो लोग हमसे ये कहते थे ना कि भाई आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसको बनना था।
भगवान राम कोई व्यक्ति नहीं थे जिनकी आप जन्म का सबूत मान रहे थे, और भगवान राम के मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं थी, ये काल चक्र के गति के परिवर्तन का संकेत था। इसलिए आप देखिए, तो तीन उदाहरण देता हूं। भारत स्वतंत्र हुआ, सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन आया ना, हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। संविधान कब बन के कंप्लीट हुआ? 26 नवंबर 1949, और ठीक एक महीने के अंदर 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर श्री राम लला विराजमान प्रकट हुए और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। उसके बाद राम मंदिर के आंदोलन का विराट स्वरूप आया 1989 टू 1992, 90 से 92 का वो दौर, जिसमें इस देश में भी इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा भी टूटा और विवादित ढांचा भी टूटा। नए भारत का निर्माण हुआ, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। फिर आप आइए 2002-3 में एक सिंबॉलिक कार सेवा हुई। 2003 में जानते हैं क्या था? हम दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हुए थे। जाके चेक कर लीजिएगा, 2003-4 ही वो पहला वर्ष था आफ्टर इमरजेंसी, ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे। यही वो टाइम था जब रडार मैपिंग के बेस के ऊपर खुदाई करवाई गई और नीचे खंभे निकल आए थे, यानी अब सबूत भी सामने आ गया। 2010 30 सितंबर को लखनऊ में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो केंद्रीय गुंबद है वह गर्भगृह श्री राम लला विराजमान को थी, 1/3 2/3 को लेकर था। अगले ही बस जाके चेक करिएगा, अक्टूबर में बराक ओबामा ने भारत की संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज। और जिस दिन जजमेंट आया 9 नवंबर 2019 को, शायद काल चक्र की गति ने तय किया था, जब देश में प्रखर राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में भी होगी और उत्तर प्रदेश में भी होगी, उसी समय भगवान राम होगा। और ये वैसे ही कह रहे हैं रामचरितमानस में, जब हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम किसके दूत हो, तो वो क्या कहते हैं कि जाके बल लवलेश दे जिते चराचर धार, जिसके बल के लेश मात्र से तुमने चराचर जगत जीता है, तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रिय नाय। अब आगे क्या कहते हैं? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। ये काल का ही चक्र था, वो काल के काल पे वो आज दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भी हैं, दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर की पताका चढ़ रही है। इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली अमृत काल में भी कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी विषय की दृष्टि चढ़ी हुई है, उसको भी समझने की जरूरत। और आप लोगों से सिर्फ फूड फॉर थॉट देता हूं, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है चल रही और रामचरितमानस पर जो कमेंट्री चल रही है, दोनों को एकदम अलग मान के मत चलिएगा। आज नहीं 30-40 साल के बाद समझ में आएगा। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले रामचरितमानस पढ़ी कब गई थी? 1974 में। अब जाके चेक करिए मित्रों के साथ का केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, 60 और 70 के दशक में कैसा षड्यंत्र था भारत की संस्कृति को विभाजित करने के लिए। अब तो वो ओपन डॉक्यूमेंट है, 2006 में प्रकाशित हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद वसीली मित्रोकिन नाम का एक केजीबी का अधिकारी डिफेक्ट करके लंदन चला गया। उसने 2006 में किताब पब्लिश की जिसमें पूरे विश्व में केजीबी के ऑपरेशंस का उल्लेख है। और कम्युनिस्टों ने उस समय भारतीय संस्कृति में भेद पैदा करके लड़ाने के लिए क्या क्या किया, इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। तो अगर ये बातें 60 और 70 के, और दूसरा उदाहरण था यूरी बैचमेनेव, वो एक पत्रकार बनकर रहता था केजीबी का एजेंट भारत में। उसने बाद में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन नाम से कैनेडियन टीवी को दिया, पूरा इंटरव्यू दिया। वो भी 91 के बाद कनाडा भाग गया था, उसमें भी इसका वर्णन है। वो बहुत आश्चर्य नहीं 30-40 साल। और ये भी मैं नहीं कर रहा हूं कि जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी होगा, उन्हें तो पता ही होगा कौन से मोहरे बन रहे हैं। यूरी बैचमेनेव ने जानते क्या शब्द प्रयोग किया है? उसने कहा कि हम लोगों को ले जाते थे यूरोप के दौरे पे, चुन चुन कर प्रबुद्धों को, प्रोफेसरों को,
वैज्ञानिकों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, उन्हें लगता था कि वो बड़े विद्वान हैं, प्रतिभावान हैं, इसलिए उनका सम्मान हो रहा। उसने कहा पूरी 20-21 दिन की यात्रा में हमारे लोग उन पर पैनी नजर रखते थे, ये कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो मेरे लिए भविष्य में यूजफुल हो सकता है। उसके लिए मैं ये शब्द उनके ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां उस दौर में कहती, यूरी पेट्रोनियम के शब्द हैं, बट इन माई आईज दे वर द यूजफुल इडियट्स, ये उसका वर्ड है। तो आप समझ लीजिए, आज भी बहुत से लोगों को पता ही लग रहा होगा हम किस चीज के कम मोहरे बन रहे हैं, ये 30-40 साल के बाद पता चलेगा। परंतु मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज भारत एक बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और वनवासी कल्याण आश्रम जिस प्रकार के काम कर रहा है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, ये तो शायद भगवान शंकर के उस आदर्श को अंगीकार कर रहा है कि गले में, कंठ में विष धारण करके, सर के ऊपर गंगा अवतरण का झंझावात सहके भी जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा खड़े रहना। तो यह पंक्ति कहकर मैं उनको समर्पित करके समाप्त करता हूं कि उनके इस पूरे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विश्वान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो अंत में एक बिंदु और कह दूं कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल में हमें चरितार्थ करना है, तो अभी बहुत सारी चीजें, स्वतंत्रता मिल गई थी, हमारे तंत्र में स्व नहीं आया, हम स्वाधीन हुए थे, तंत्र हमारा स्वाधीन नहीं हुआ, केवल सरकार स्वाधीन हुई थी। वो स्व के तत्व को स्थापित करना है, इसलिए ध्यान रखिए कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की यह बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को, रात्रि के अंधकार को, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले, डल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। तो उन चीजों को सार्थक करने के लिए अटल जी की यह पंक्ति और कह के समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका